Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss about English Literature previous year MCQs that is of 2003. आज हम लोग यूपीपीजीटी एग्जाम का 2003 का पेपर डिस्कस करेंगे और ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है, इसके प्रीवियस में हमने ऑलरेडी 30 क्वेश्चन आई थिंक हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए पोएम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड जी का कौन सा इसमें से पोएम नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर द 4 मरमेंट, डॉवर बीच, Tristram and Isolde, The King's Tragedy. And the right answer is The King's Tragedy. The King's Tragedy हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड जी का नहीं है, बट बाकी ये तीनों जो है इनके मैथ्यू आर्नोल्ड जी के हैं। ठीक है, ही वॉज ए फेमस क्रिटिक। ओके, आपको याद रखना होगा आर्नोल्ड जी के बारे में जितने भी वर्क्स है, द 4 मरमेंट, डोवर बीच, ट्रिस्ट्राम, इसोल्ड। ओके, पर किंग्स ट्रेजेडी जो है इनका नहीं है। ओके, एंड दिस ये जो किंग्स ट्रेजेडी है ये हमारे जेनेट किंग जी का वर्क है। ठीक है, जेनेट किंग। ओके, इन्होंने लिखी है द किंग्स ट्रेजेडी। ठीक है, बट बाकी के तीनों मैथ्यू आर्नोल्ड जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे 2003 पेपर में पूछा गया है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से देख लीजिएगा। विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जी का कौन सा इसमें से ट्रेवल पोएम है? एंड द ऑप्शंस आर डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, स्केचेस ऑफ नेचुरल, सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, sketches of nature, a vivid sketch and picture of our time. And the right answer is descriptive sketches. ये हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जी का एक ट्रेवल पोएम है। ठीक है, इट्स वाज पब्लिश्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, नेक्स्ट लिरिकल बैलेंस appeared with, and the options are 6 poems by Coleridge and 15 by Wordsworth, 10 poems by Coleridge and 10 by Wordsworth, 4 poems by Coleridge and 15 by Wordsworth, 4 poems by Coleridge and 19 by Wordsworth. And the right answer is 4 poems by Coleridge and 19 poems by Wordsworth. ओके, तो ये आपको याद रखना है कि लिरिकल बैलेंस में टोटल कितने पोएम्स है? 23 पोएम्स है। द फर्स्ट एडिशन लिरिकल बैलेंस कंटेन 23 पोएम्स, 4 ऑफ विच वेर कंट्रीब्यूटेड बाय कॉलरिज। 4 कॉलरिज ने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है एंड 19 जो है वर्ड्सवर्थ जी का है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय। ये जो फिलोसफी है हमारा इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इसको किसने रिजेक्ट किया था? ओके, एंड द ऑप्शंस आर विलियम हैजलिट, टी.एस. इलियट, एजरा पाउंड, रोनाल्ड बर्थिस। एंड द राइट आंसर इज टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट जी ने इसे रिजेक्ट किया था, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ओके, जो कि वर्ड्सवर्थ जी ने दिया था फिलोसफी को। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज नोन टुडे एज द आइडल्स ऑफ किंग बिगेन इन 1842 विद द पोएम नॉर्टली द आर्थर, एंड विच इज द लास्ट पोएम ऑफ द आइडल्स। तो इसमें आइडल्स जी का लास्ट पोएम कौन सा था? जो आइडल्स ऑफ द किंग जो उनका वर्क है, हमारे आइडल्स ऑफ द किंग जो वर्क है ये हमारा एक पोएम है दैट इज बाय अल्फ्रेड टेनिसन। ओके, तो अल्फ्रेड टेनिसन जी का लिखा हुआ है, ये टेनिसन जी का वर्क है ये आइडल्स ऑफ द किंग। और इसका लास्ट पोएम कौन सा था? ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ठीक है, तो इसमें लास्ट पोएम जो था कौन सा ऐड किया गया था? ठीक है, एंड द ऑप्शन है एड, बेलिन, विवियन, इलेन। राइट आंसर इज बेलिन। बेलिन जो है लास्ट पोएम था। ठीक है, दैट इज टेनिसन स्टार्टेड द लेजेंड्स ऑफ नॉर्थली द आर्थर एंड लेटर एडेड द स्टोरीज ऑफ विवियन। उन्होंने बाद में जाकर इसमें पहले तो उन्होंने नॉर्थली द आर्थर का पोएम स्टार्ट किया था। ठीक है, नॉर्थली द आर्थर का, एंड इसके बाद में उन्होंने बहुत सारी अदर स्टोरीज भी ऐड की, जैसे विवियन ऐड किया था, इलेन स्टार्ट किया था, ऐड किया था, एंड लास्ट में उन्होंने बेलिन का ऐड किया था। ठीक है, तो इसमें लास्ट पोएम उन्होंने बेलिन का ऐड किया था, उससे पहले विवियन का, दैट इज ये वाला, एंड इलेन। ठीक है, विवियन, इलेन, लास्ट में बेलिन, जो कि 1885 में पब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वीन विक्टोरिया फाउंड ग्रेट सॉलेस इन हर ग्रीफ फ्रॉम वन ऑफ टेनिसन्स पोएम, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम? तो क्वीन विक्टोरिया जी को अपने दुख से बहुत शांति, दुख जो उनका प्रॉब्लम था, जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, उसे रिलीफ पाने के लिए, इसका मतलब क्या होगा? रिलीफ। ओके, तो उन्हें बहुत रिलीफ मिलता था अपने दर्द से। ठीक है, टेनिसन जी का एक पोएम पढ़ने से मिलता था। सो वो उस पोएम का टाइटल क्या है? इन मेमोरियम, क्रॉसिंग द बार, द ब्रुक एंड द पासिंग ऑफ आर्थर। एंड राइट आंसर इज इन मेमोरियम। इन मेमोरियम जो उनका वर्क है हमारे टेनिसन जी का, इसको मतलब पढ़ के विक्टोरिया जी को बहुत रिलैक्स फील होता था। ठीक है, तो क्वीन विक्टोरिया फाउंड सोलेस इन द पोएम इन मेमोरियम एंड टोल्ड टेनिसन दैट हिज पोएम नेक्स्ट टू बाइबल गेव हर द मोस्ट कंफर्ट। तो बाइबल के बाद अगर कोई दूसरा बुक है सो दैट इज इन मेमोरियम। ओके, दैट इज टोल्ड बाय क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन डिड द लास्ट पोएम ऑफ आइडल्स अपीयर? लास्ट पोएम इनका कब अपीयर हुआ था?
and the right options are 1885, 1844, 1853, 1890. And the right answer is 1885. अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 1885 जो उनका लास्ट पोएम अपीयर हुआ था आइडियल्स में, दैट इज ऑफ बैलेंस, नो बैलेंस, दैट इज 1842 में उनका पहला पोएम आया था इसका आइडियल्स का, जो कि नॉर्टली अथर पे था, ठीक है। एंड आइडियल्स का जो लास्ट पोएम था बैलेंस के ऊपर वो 1885 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ हिज ओन बुक्स डिड चार्ल्स डिकेंस कंसिडर टू बी हिज बेस्ट वर्क? डिकेंस ने अपने कौन से वर्क को सबसे बेस्ट बुक माना, ठीक है। एंड ऑप्शन है डेविड कॉपरफील्ड, पिकविक पेपर्स, ऑलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबाय। द राइट आंसर इज ऑलिवर ट्विस्ट। ऑलिवर ट्विस्ट को उन्होंने अपना बेस्ट वर्क माना है, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ल्स डिकेंस मैरिज वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। उनका जो मैरिज था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है। When Dickens was middle aged, his name was linked with an actress, a girl 25 years younger than him. What was her name? So Dickens जी का मैरिज तो अनसक्सेसफुल था, बट 25 ईयर्स की एक लेडी के साथ उनका नाम मीन्स ऐड किया गया था, ठीक है। तो व्हाट वाज हर नेम? मैरी होगार्थ, मारिया बेडनेल, जॉर्जिना होगार्थ, एलन टर्नेन। द राइट आंसर इज एलन टर्नेन। एलन टर्नेन जो लेडी थी, जो कि एक एक्ट्रेस थी, उसके साथ उनका रिलेशनशिप था, किसके साथ? चार्ल्स डिकेंस के साथ, ठीक है। Dickens' relationship with Ellen Turner, his mistress, was not smooth like his married life. Okay. Next, which of these is not a work by John Keats? John Keats का इसमें से कौन सा वर्क नहीं है? And the options are Ode to Autumn, Tonight, Isabella, and The Pot of the Basil. The right answer is Tonight. Tonight वर्क जो है it's a poem that is composed by Shelley in 1824. Okay. Tonight जो है शैली जी का वर्क है, लेकिन Ode to Autumn, Isabella, The Pot of Basil इसे जॉन कीट्स का है, ठीक है। नेक्स्ट, F. Scott Fitzgerald was a great admirer of the poetry of John Keats, so much so that he named one of his novels with a line from one of the poem of Keats. Which poem was it? And the options are Ode to Nightingale, Ode on a Grecian Urn, Ode to Autumn, Ode to Psyche. Right answer is Ode on a Grecian Urn. इनका जो ये पोएम था ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ये इतना मतलब पसंद किया फिट्जगेरल्ड ने कि उन्होंने अपने एक नॉवल का जो नाम था, ठीक है, इनके इस पोएम के वर्ड से लिया था, ठीक है, विच लाइन। नेक्स्ट, विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम? कीट्स जी का पहला पोएम का नाम क्या था? मैग मेरिल्स, ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर, एंडीमियन, व्हेन आई हैव फियर्स। एंड द राइट आंसर इज ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर। ये उनका पहला कंसिडर किया जाता है कि ये उनका पहला पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट, एंडीमियन बाय कीट्स इज द स्टोरी ऑफ ए यंग शेफर्ड लव्ड बाय द मून गॉडेस। कीट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम, and the options are Greek mythology, Highland lore, Kentish tales, Roman myths. And the right answer is Greek mythology. ग्रीक mythology से उन्होंने स्टोरी ली थी एंडीमेन की, ठीक है, जिसमें एक यंग शेफर्ड की स्टोरी थी। ओके, तो जॉन कीट्स मेड हिज माइंड टू रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द ओल्ड ग्रीक्स इन मॉडर्न इंग्लिश। हिज एफर्ट्स आर सीन इन द वॉल्यूम एंडीमेन। तो उन्होंने जो अपनी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की थी ओल्ड ग्रीक्स की माइथोलॉजी को लेकर, वो उनकी वॉल्यूम एंडीमेन में देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, विच रोमांटिक नॉवल इज बाय चार्ल्स लैम्ब? चार्ल्स लैम्ब जी का कौन सा इसमें से रोमांटिक नॉवल है? क्लोस्टर क्लाइम, रोजामेंड ग्रे, एब्सेंटी, क्रैनफोर्ड। द राइट आंसर इज रोजामेंड ग्रे। रोजामेंड ग्रे जो है चार्ल्स लैम्ब जी का है, जो कि रोमांटिक नॉवल है, और इसी के साथ हमारा शुरुआत हुआ था रोमांटिक पीरियड का ना। आपको पता ही होगा जब वर्ड्सवर्थ जी ने लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया था, ठीक है, तो उसी वक्त रोजामेंड ग्रे बोलकर जो नॉवल है इन्होंने भी पब्लिश कराई थी लैम्ब जी ने, जिसमें उन्होंने अपने ही लव स्टोरी को दिखाया है, अनसक्सेसफुल लव स्टोरी को, ठीक है। तो चार्ल्स लैम्ब रोट रोजामेंड ग्रे इन 1798 ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड ऑफ हिज लिटरेरी करियर। ओके, ये इनका शुरुआती वर्क। नेक्स्ट, मिसेस बैटल्स opinion on which is an essay that has delighted generations of readers. We find it in. तो मिसेस बैटल्स जो ओपिनियन ऑन विच है, ये एक ऐसे है, इसमें दर्शाया गया है ये एसेज ऑफ इंडिया बाय चार्ल्स लैम्ब, कन्फेशन बाय De Quincey, इमेजिनरी कन्वर्सेशन बाय W.S. लैंडर एंड एसेज बाय हैजलिट। एंड राइट आंसर इज एसेज ऑफ इंडिया बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब जी का जो एसेज ऑफ इंडिया है बहुत फेमस वर्क है चार्ल्स लैम्ब जी का, और इसमें उन्होंने दर्शाया था मिसेस बैटल्स ओपिनियंस ऑन विच। ओके, ये इनका 1823 में पब्लिश हुआ था, एंड नेक्स्ट लास्ट एसेज ऑफ इंडिया जो था उनका 1833 में पब्लिश हुआ था, ठीक 10 साल बाद। ओके, सो ये आप ध्यान रखिएगा, 1823 में पब्लिश हुआ था एंड 1833 में उनका था लास्ट एसेज ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, लैम्ब्स एसेज ऑफ इंडिया वर रिटन इन 1820 to 23. When were the last एसेज ऑफ इंडिया रिटन? So just now I have told you
एंड द ऑप्शन आर 1827, 1829, 1833, 1835। तो आप लोग इजीली इसका आंसर कर पाएंगे बिकॉज जस्ट नाउ मैंने आपको इसका आंसर बताया है। एंड द राइट आंसर इज 1833। द लास्ट टेक्स्ट ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन 1833। अपार्ट फ्रॉम टेल्स ऑफ शेक्सपियर, लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स। तो टेल्स ऑफ शेक्सपियर एक चाइल्ड वर्क है, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए वर्क है। तो इसमें इन्होंने और एक उनका कौन सा वर्क है जो कि बच्चों के लिए है, ठीक है, लैम्स जी का। तो एंड द ऑप्शंस आर स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ड्रीम चिल्ड्रन, चाइल्ड हेरोल्ड, द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। द राइट आंसर इज एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। इनका लैम्स जी का चिल्ड्रन वर्क दो है, एक तो टेल्स ऑफ शेक्सपियर है, ठीक है, जो कि शेक्सपियर की कहानी, एंड एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। ये दोनों ही उनकी चिल्ड्रन वर्क है, ठीक है। दैट इज ही कंपोज द पॉइंट टेल्स ऑफ शेक्सपियर एंड द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट, was this prelude was completed in, उनका prelude कब complete हुआ था? 1800, 1805, 1822, 1825। The right answer is 1805। 1805 में उनका ये वर्क complete हुआ था, ठीक है। prelude made impressions on the mind of Wordsworth। It was completed in 1805 but published after his death। लेकिन मरने के बाद उनका publish हुआ था ये 1805 वाला जो वर्क है, that is prelude, and it was published by his wife, okay, posthumously, ठीक है। In which play of Shakespeare do we find these lines? There needs no ghost, no my lord, come from the grave to tell in this। ये लाइन जो है इन्होंने किसमें कही है, ठीक है, कौन से प्ले में? किंग लियर, मैकबेथ, हेमलेट, हेनरी फोर्ड। राइट आंसर इज हेमलेट। हेमलेट में उन्होंने एक लाइन कही हुई कि कोई भी भूत बात की जरूरत नहीं है, ठीक है, माय लॉर्ड आप इधर आइए ग्रेव से निकल कर मुझे खुद बताइए, ठीक है। तो देयर नीड्स नो घोस्ट, ये लाइन कहाँ से ली गई है? हेमलेट की फर्स्ट एक्ट से 5th नंबर सीन से, ठीक है। और इसे कहा किसने है? मोरेशियो टू हेमलेट। मोरेशियो ने कहा है, किसको कही है? हेमलेट को कही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडीज इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ट्रेजेडी का जो शेक्सपियर जी का ट्रेजेडी है उसे किसको कहा जाता है? ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड द ऑप्शन आर किंग लियर, हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो। राइट आंसर इज हेमलेट। हेमलेट को कहा गया है ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। Of Shakespeare's tragedies, Hamlet is called the tragedy of reflections. In fact, it shows tragic flow of Hamlet। इसमें हेमलेट जी का ट्रेजिक फ्लो दिखा है, मतलब एक के बाद एक उनकी जिंदगी में मुसीबत ही मुसीबत आती गई है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ट्रेजिक फ्लो, ओके। जो प्रोटेगोनिस्ट होते हैं, मतलब लीड रोल में रहते हैं, उसे जब ट्रेजिक फ्लो मीन्स एक के बाद एक लाइफ में परेशानियां फेस करनी पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेजिक फ्लो, ओके। तो हेमलेट को क्या कहते हैं? ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इनका जो फेमस 4 ट्रेजेडीज है, दैट इज HOKM, दैट इज हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, आप तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ये 4 फेमस उनकी ट्रेजेडीज है, किसकी? शेक्सपियर जी की, ठीक है। नेक्स्ट, द अर्ली प्लेस ऑफ शेक्सपियर वर रिटेन बिटवीन, उनकी अर्ली प्लेस जो है कब लिखी गई थी? 1597 to 1625, 1598 to 1614, 1590 to 1595 एंड 1600 to 1607। तो अर्ली शेक्सपियर जी की प्लेस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो उनका क्या होता है? प्री 1594, ओके। प्री 1594 उनका पहला अर्ली प्लेस है। तो प्री 1594 मीन्स व्हाट? इसमें से कौन सा होगा हमारा ऑप्शन? 1594 बोल के तो वैसा कुछ है नहीं। 1594 का पहले कौन सा वर्क है, मीन्स एज है, तो वो होगा हमारा 1590 से 95, ओके। क्योंकि बाकी जो है ये देखिए आप 1598 to 1614 ये इसके बाद का पीरियड है, 97 भी इसके बाद का पीरियड है, 1600 भी इसके बाद का पीरियड है। ओनली जस्ट 1590 जो है इसके पहले का पीरियड है, ठीक है। तो 1594 का पी यानी इसके पहले का पीरियड हमारा ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट मैं फिर भी आपको इन डिटेल्स बता देती हूँ। प्री 1594 में हमारा इनका पहला पीरियड है जिसमें उन्होंने रिचार्ड ट्री लिखा था, ठीक है, रिचार्ड ट्री लिखा था। नेक्स्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स लिखा था, ओके, कॉमेडी ऑफ एरर्स। नेक्स्ट, इनका सेकंड पार्ट जो है उनका दैट इज 1594 1600, 1594 से 1600, ओके। ये इनका सेकंड पीरियड है। इसमें उन्होंने हेनरी 5 लिखा था, ठीक है, हेनरी 5 लिखा था। मिडसमर नाइट ड्रीम लिखा था, मिडसमर नाइट ड्रीम, ओके। और ये बहुत कुछ थे। नेक्स्ट, इनका सेकंड ये हो गया, ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड हो गया। 1594 से 1600 सेकंड पीरियड है। अगेन 1601 से 1608 तक
इनका थर्ड पीरियड है, ठीक है। और इस थर्ड पीरियड में उन्होंने मैकबेथ, किंग लियर लिखा था, मैकबेथ, ओके। नेक्स्ट किंग लियर, ये सब उनकी फेमस ट्रेजेडीज है जो कि थर्ड पीरियड में उन्होंने लिखा था, ठीक है। और उनका लास्ट पीरियड जो पकड़ा जाता है, मीन्स हम लोग ध्यान देते हैं, दैट इज 1608 का पोस्ट, यानी इसके बाद, दैट इज पोस्ट 1608, इसमें उन्होंने लास्ट वर्क उनका क्या क्या होगा, सिम्बलिन होगा, ठीक है, सिम्बलिन, नेक्स्ट टेम्पेस्ट, ये सब उनके लास्ट वर्क हैं, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए। प्री 1594 उनका पहला पड़ेगा, अर्ली प्लीज, ठीक है, जिसमें रिचर्ड ट्री, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये सब उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट सेकंड पीरियड उनका होगा 1594 से 1600, ओके, जिसमें उन्होंने हेनरी V, मिडसमर नाइट्स डे, ये सब लिखा था। नेक्स्ट 1601 से 1608 में उनका थर्ड पीरियड था जो कि मैकबेथ, किंग लियर, फेमस ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी थी। एंड लास्ट पीरियड होगा उनका पोस्ट 1608, ठीक है, इसमें उन्होंने सिम्बलिन, टेम्पेस्ट ये सब लिखी थी, ओके। तो ये 4 पार्ट्स हैं उनके, अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे इसमें अर्ली प्लेस दे दिया ना, तो लास्ट प्लेस दे देगा क्वेश्चन में, लास्ट प्लेस क्या होगा, 1608 के बाद होगा, है ना। इस तरह से हमें ध्यान देना होगा। तो आवर आंसर विल बी दिस, ओके। तो 1590 to 1595, that is Shakespeare early plays were written from 1590 to 1595, okay. Next it said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. Which of these is it said to be? And the options are the execution of Sir Walter Raleigh, the formation of trade relations with the East, rebellion of Duke of Essex, and supremacy of Spain on land and sea. Right answer is rebellion of the Duke of Essex. जूलियस केसर जो वर्क है उनका, उन्होंने किस पे बेस करके लिखा था, दैट इज रिबेलियन हुआ था, दैट इज ड्यूक ऑफ एसेक्स, इस बेसिस पे उन्होंने लिखी थी जूलियस केसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस पोएम्स वर शैली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, शैली जी का कौन सा वर्क है, पोएम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। विच ऑफ एटलास, हेलास, ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, सेंसी। राइट आंसर इज विच ऑफ एटलास। विच ऑफ एटलास जो है इट्स रिटन बाय पीबी शैली इन ब्लैंक वर्स, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस वाज रिटन बाय शैली, The 4 Ages of Poetry, Defense of Poesy, Defense of Poetry, Poetry and Anarchy. Right answer is Defense of Poetry. Defense of Poetry जो है शैली जी ने लिखी हुई है, ठीक है, it is in 1821, okay. And Defense of Poesy जो है it's written by Philip Sidney, okay. Next, Prometheus Unbound is a, ये क्या है, poetic drama, lyrical drama, verse play, dramatic satire. Right answer is lyrical drama. ये एक lyrical drama है, ठीक है, जो कि 1818 में पब्लिश हुआ था। इट्स लिरिकल ड्रामा एंड द बेस्ट वर्क ऑफ शैली, शैली जी का बेस्ट वर्क माना जाता है, प्रोमेथियस अनबाउंड, ओके। नेक्स्ट, शैलीज एडोनिस इज अ थ्रिनोडी बिवेलिंग द डेथ ऑफ, एडोनिस आपको पता है शैली जी ने लिखी है, किसके मीन्स एलेजी, थ्रिनोडी मीन्स एलेजी, तो किसके डेथ पे उन्होंने लिखी है। एंड द ऑप्शंस आर हैरेट शैली, जॉन कीट्स, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की मृत्यु पर उन्होंने लिखी थी एडोनिस, ओके। नेक्स्ट, टू सम ऑफ हिज कंटेम्परेरीज ही अपीयर्ड एज ए मेंबर ऑफ द कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, हु इज ही। एंड द ऑप्शंस आर शैली, कीट्स, बायरन, साउदी। राइट आंसर इज कीट्स। कीट्स अपीयर्ड एज मेंबर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, तो कीट्स जो अपीयर्ड हुए थे एज द मेंबर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, ओके। तो हमारा आज का ये 2003 का पेपर यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा एंड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा हर एक पॉइंट्स को, हर एक वर्ड को, ठीक है। और ऐसे ही मैं आगे भी आपको मीन्स प्रोवाइड करती रहूँगी, जब तक हमारा एग्ज़ाम ना आ जाए मैं आपको एक एक क्लासेस देती रहूँगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर MCQ का। तो हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।